माजिद सैफी साहब, दानिश अंसारी साहब, जकी साहब, अशरफ अब्बासी साहब, शहाबुद्दीन साहब, DS बिंद्रा साहब, अबू बकर अंसारी साहब, फेरोज खां साहब, डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब, जुनैद खां साहब, अब्दुल्ला आफाफ साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी ज़दा और माँ और बहनों, मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के जलसे में शिरकत की। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुरादाबाद के मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं अपनी तकरीर के आगाज में ही आज के दिन एक अजीम मुजाहिद आज़ादी, एक मशहूर आलिम दीन और एक मशहूर मुजाहिद आज़ादी जिसने इस मुल्क को अंग्रेज़ों से की गुलामी से छुड़ाने के लिए बरसों जिद्दोजहद की, सालों जेल की सलाखों में गुजारा, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ कि आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जन्नत में आला मुकाम अता करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क में उनका एक नेमुल बदल लाखों की तादाद में अल्लाह पैदा करे। आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का में हुई और उनके वालिद एक मशहूर आलिम दीन थे, मौलाना खैरुद्दीन साहब। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस वक्त के कलकत्ता में अखबारात को निकाला अल हिलाल अल बलाग के नाम से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के सदर भी मुंतखब हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 2 मरतबा कांग्रेस पार्टी के सदर भी थे और कांग्रेस से बरतानिया की कैबिनेट मिशन के सामने पेश भी हुए और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी जिंदगी में गुबार खातिर को लिखा, तर्जुमान कुरान को लिखा और फिर हमारे मुल्क में आज़ादी के बाद इस मुल्क के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बने। आज अगर इस मुल्क में तालीम का अगर नेटवर्क है तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की काविशों, उनकी मेहनत और आज अगर कोई काम पूरा हो रहा है तो उसका ब्लूप्रिंट और उसका ख्वाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने देखा और उसको पेश किया था। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी बड़ी खुश हो रही होगी कि असदुद्दीन ओवैसी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात कर रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी के गुलामों से कहना चाह रहा हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब जो उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद इस किताब को शाये करना, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा, उस किताब का नाम है कि इंडिया विंस फ्रीडम। उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा, वो किताब आज भी मौजूद है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने नरीमन नामी एक फारसी को बम्बई प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर बनने से रोक दिया इसलिए कि वो फारसी थे। कैसे उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने बिहार में डॉक्टर मोहम्मद साहब को जो चीफ मिनिस्टर उनको बनना था, कैसे उस वक्त के कांग्रेस के कायदीन ने
बिहार प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर एक मुसलमान को बनने से रोका, और कैसे मौलाना आजाद ने उस किताब में अपनी तकलीफ और दर्द का इजहार किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये भी शुरुआत में बताना जरूरी समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो बाज नादान, बाज नाखलफ और सियासी तौर पर जिनमें अभी मैच्योरिटी पैदा नहीं हुई है, जिनको भारत की तारीख का कोई इल्म नहीं है, कोई अंगूठा छाप अगर उनको लिख कर दे देता है तो वो बेचारे जबान से तोते की तरह उसको रट कर कह देती है, जिसमें जिक्र आ जाता है उस जिसने पाकिस्तान को बनाया और भारत के 2 टुकड़े किए। मैं उस तारीख का नहीं दोहराना चाहता हूं, बल्कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि जिस शख्स ने कहा था, बल्कि नाम ले लेता हूं, जनाब अखिलेश यादव ने, मैं मुरादाबाद की इस मुबारक सरजमीन से मोहतरम जनाब अखिलेश यादव को बताना चाहूंगा कि आप कभी तारीख पढ़ लीजिए। हाँ, ये बात सही है कि सरदार पटेल और जिन्ना, नेहरू और गांधी सब बैरिस्टर थे। अखिलेश यादव साहब, असदुद्दीन ओवैसी भी लिंकन से बैरिस्टरी करा हुआ है। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि भारत को तोड़ने वाले का नाम, इस मुल्क को तोड़ने वाले का नाम और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। कम से कम आपको तारीख पढ़नी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, मैं बैरिस्ट्री पढ़ के बरतानिया से आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में, अगर मैं वो तमाम जुमलों को मुरादाबाद में दोहरा दूंगा जो उस किताब में मौलाना ने लिखे, तो यकीन जानिए बहुत बड़ा तनाजा खड़ा हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस किताब में लिखा कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने उनको मायूस कर दिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के इस 2 टुकड़े के खिलाफ थे। उस किताब में मौलाना ने लिखा कि वह कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों के पास गए और हर कांग्रेस के उस वक्त के बड़े लीडर ने मौलाना को मायूस कर दिया, और कैसे उस वक्त के कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने किया, उन्होंने मौलाना से कहा था कि नहीं, अब हम इस मुल्क का बंटवारा चाहेंगे। उस किताब में मौलाना ने लिखा कि कैसे वो उन्होंने दौड़ दौड़ कर महात्मा गांधी के पास जाकर ये कहा कि भारत के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए। मौलाना की दूरंदेश निगाहें वो देख चुकी थी कि पाकिस्तान बनेगा तो मुल्क के हालात किस तरह से बदलेंगे, मगर उस वक्त के कायदीन ने मौलाना आजाद की दूरंदेशी को नहीं समझा। मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। मौलाना ने उस किताब में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन की खिलाफ में तकरीर की थी, मगर आज हम पूछा जाता है भारत के मुसलमानों से कि पाकिस्तान बना तो हमारी वजह से बना। मैं चैलेंज करता हूं संघ परिवार के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, या फिर ये समाजवादी पार्टी के जो लोग तारीख को नहीं पढ़ते, भारत का अगर बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की वजह से नहीं, भारत का बंटवारा हुआ तो जिन्ना की वजह से हुआ। उस वक्त मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार नहीं था। वही मुसलमान वोट डाल सकता था जो सरमायादार था या नवाब था या उसके पास इतनी जमीन थी या उसके पास कोई डिग्री थी। मुसलमानों को इल्जाम खड़ा करना भारत के 2 टुकड़े का ये सरा है, ये मुसलमानों पर इल्जाम है
और मैं इस इल्जाम को नहीं मानता। भारत के अगर 2 टुकड़े हुए तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, उसके जिम्मेदार वो तमाम उस वक्त के कायदीन है, हम जिम्मेदार नहीं है। हमने कभी पाकिस्तान को नहीं माना। अरे हम तो भारत को अपना देश मानते आए हैं और मानते रहेंगे। अरे अगर हमारी वफादारियों पर कोई शक करता है तो प्यारे आ जाओ, हमारे कब्रिस्तान आज भी इस बात के गवाह हैं कि हम सीना तान कर भारत की जमीन में सो रहे हैं। और जब सुबह कयामत तक सोते रहेंगे और जब हशर का मैदान होगा तो इन्हीं कब्रों से उठकर इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में जाएंगे। मगर हम पर इल्जाम लगाना ये बिल्कुल गलत और झूठ है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आजकल सब जिना के बारे में बात कर रहे हैं। कोई जनाब कह गए अगर फुला को वजीर आजम जिना को बना दिया जाता तो भारत का विभाजन। अरे आप तारीख को नहीं जानते। आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गया मुझे समझ में नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गए, ये पैदा हो गया हमको नहीं मालूम। इस जिन को तो हमने भगा दिया पाकिस्तान को कि जाओ तुम, हम नहीं जाएंगे। ये भारत खाजा अजमेरी की सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे, हम भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे। मगर बोले जा रहे हैं जिना की बात अगर करके समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक फैसला ले लिया है, जिन्ना की हमारे पास ना कभी अहमियत थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास उन मुजाहिदीन आजादी की अहमियत रही, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, जौहर बरादरान की, उन मुजाहिदीन आजादी की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया, उन उलमाओं की जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया। अल्लामा फजल खैराबादी ने काला पानी की सजा काटी और फांसी के फंदे को मुस्कुराकर झूम लिया। अल्लामा फजल खैराबादी ने सावरकर की तरह अंग्रेजों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी। अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था कि हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका, मैं फांसी के फंदे को कबूल कर लूंगा, मगर अंग्रेजों से अपनी माफीनामे का हक नहीं लिखूंगा। शहीद अशफाकुल्लाह हमारे हीरो है, मगर ये लोग इनको भूल गए। जीना तरफ इधर समाजवादी जीना, उनके साथी भी जीना और बीजेपी को मौका मिल गया वो भी जीना। अरे आरएसएस वालों, तुम ये तो बता दो कि तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में। बताओ तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में। क्या ये बात सच नहीं है आरएसएस वालों कि तुम्हारा आरएसएस का लीडर ने कि मत लो पंगा अंग्रेजों से, मत लो पंगा अंग्रेजों से, किताब में लिखा हुआ है कि आरएसएस के लोगों ने ये नहीं कहा था कि मत लो पंगा अंग्रेजों से। आप कहां थे? सन 57 की जंग आजादी हुई, आप तो पैदा ही नहीं हुए। आपकी पैदाइश 1919 की है। 99 साल आपने चड्डी पहनकर लट फिराया, फिर ख्याल आया कि पैंट पहन लेते हैं, आपने पैंट पहन लिया। आप तो थे ही नहीं कहीं पर। आज आकर आप हमको सिखा रहे हैं, आज आकर हमको बता रहे हैं भारत से मोहब्बत। अरे भारत से मोहब्बत हमको इतनी है कि चप्पे चप्पे पर हमारा खून बहाया गया, हम अपने खून को बहाकर इस मुल्क को आजाद करवाया। क्या ये बात सच नहीं है? ये आरएसएस वाले शुरू कर दिए हम पे उंगलियां उठाना कि मुसलमान। अरे ये बता दो, क्या ये बात सच नहीं है कि जब मुल्क आजाद हुआ तो क्या तुम्हारे गोलवालकर ने लिखा नहीं कि हम इस तिरंगे को नहीं मानते, 3 रंग अशुभ कहा था उन्होंने, कहा था उन्होंने, रिकॉर्ड है। गोलवालकर ने कहा ये 3 तिरंगे के रंग अशुभ है, हम इसको नहीं मानते। भारत के आईन
को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते हैं। रिकॉर्ड है ये। इनकार करोगे, आओ बैठो, बताओ, बहस करो, 5 मिनट में भाग जाओगे। 5 मिनट में भाग जाओगे। आप हमको दर्ज देने आए, आपको मालूम ही नहीं। मगर ये शुरू हो गए चुनाव उत्तर प्रदेश के, और वो शख्स जो पड़ोसी मुल्क था उसको मुद्दा बना रहे, और ये समझ रहे कि मुसलमान खुश होगा। अरे मुसलमान नहीं खुश होगा। तुम जानते नहीं हो मुसलमानों की ज़हनियत को, मुसलमानों की तकलीफ को, मुसलमानों के मसाइल को। इसीलिए लेकर जा रहे हैं उस तारीख के उस वाकयात में जो मौजूदा दौर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना पहले था, ना अब है, ना इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर दूसरी अहम बात यह कि जब बात तारीख की निकली, कांग्रेस का जिक्र हुआ, तो इसी मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को ईदगाह में पुलिस की फायरिंग हुई थी। क्या आपको मालूम है, आपको याद है? क्या नौजवानों आपको याद है, जो मुरादाबाद के गयूर नौजवानों, क्या तुमको याद है कि 13 अगस्त 1980 ईद का दिन ईदगाह में पुलिस की फायरिंग हुई थी मुरादाबाद में? कितने लोग मारे गए? 300 मुसलमान मारे गए थे। 300 मुसलमान मारे गए थे। यानी अंग्रेजों के जमाने में जनरल डायर ने किया था, तो कांग्रेस की सरकार ने 1980 13 अगस्त को 300 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। मैं अभी रास्ते से आ रहा था, हमारे जानने वाले बुजुर्ग थे, मैंने उनको सलाम किया और कहा कि मैं आपके शहर को जा रहा हूं। दौड़ने में उनके सामने कहा कि मैं आपके शहर को जा रहा हूं और 13 अगस्त 1980 के वाकये का जिक्र करूंगा। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि 14 साल की उम्र थी मेरी, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं कि जब मैं भाग रहा था तो गोलियां मेरे खिलाफ चल रही थी। वो शख्स बरतानिया को जाता है, वो शख्स कनाडा को जाता है, वो शख्स यूरोप को जाता है, और उनके अल्फाज ये कि अगर मैं सर्दी में भी यूरोप, कनाडा, बरतानिया में रहता हूं तो रात में पसीने से उठ जाता हूं जब उस वाकये को याद करता हूं। ये वाकया हुआ उस वक्त मरहूम सैयद शहाबुद्दीन एमपी का, वो लेटर में पढ़ा हूं, जिसमें साहब ने बताया था कि सिर्फ पुलिस गोलियां चला रही थी, कोई पत्थर नहीं आया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वाकये को इसलिए याद दिला रहा हूं कि नौजवानों को अपनी तारीख याद रखना है। अगर तुम तारीख भूल जाओगे तो तारीख दोहराएगी, याद रखो। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो कौम तारीख को भूल जाती है तो तारीख उसको दोहराई जाती है कि देखो ऐसा हुआ है और होगा। तो इसीलिए बताने का मकसद ये है कि उस वक्त भी जब ये वाकया हुआ था 13 अगस्त 1980 का, उस वक्त भी अखबारों में लिख दिया गया, बड़े बड़े अखबारात में, कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके थे। पत्थर फेंके थे। ईदगाह में कौन सा पत्थर होता है? गोलियां चलाई गई थी। बड़े बड़े राइटर्स लिख दिए, कई मैगजीन में आ गया कि वो पूरा पढ़ के आया हूं, मुझे याद है अच्छी तरह से। सबने कह दिया कि मुसलमान ने पत्थर फेंके। 1980 और आज हम 2021 में कोई हालात नहीं बदले, कोई हालात नहीं बदले। जब पुलिस मारना चाहती है मुसलमानों को हुकूमत के आर्डर पर, तो कहती है मुसलमानों ने पहले हमला किया था, पत्थर फेंके थे, पत्थर बरसाए तो हमने लाठीचार्ज किया, नहीं सुने, उसके बाद हमने ठोक दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात है। और ये इसलिए कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले कल का एक वाकया, आज का वाकया, इसको सामने रखो आप। गोरखपुर में बाबा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। गोरखपुर में किसी मुसलमान ने अपने घर के ऊपर एक हरा झंडा लहराया।
तो पूरा गुंडों का टोला उस घर पर पहुंच गया, घर में घुसकर तोड़ फोड़ की और कहा कि तूने पाकिस्तान का झंडा लहराया। उल्टा घर में घुसकर तोड़ फोड़ की, मुसलमान पर केस बुक कर दिया बाबा की पुलिस ने। वो पाकिस्तान का झंडा नहीं है, मगर नफरत इतनी फैला दी गई है मुसलमानों के ताल्लुक से कि जहां कहीं इनको हरा दिखता ये लाल हो जाते। हरा दिखता ये लाल हो जाते। यानी अगर आप स्पेन में जाएंगे तो एक होता है कि वहां पे एक दिखाते हैं बैल को, लाल दिखाते हो दौड़ता है मारने के। इनका हाल इसी तरह का हो। पाकिस्तान का झंडा नहीं, तुम लोग अंधे हो, तुम लोग जाहिल हो, तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो। तुम्हारी काबिलियत सिर्फ यही है कि तुम्हारे दिलों में मुसलमानों से नफरत कूट कूट के डाल दी गई। और तुमको मौका इसलिए मिल रहा है कि जब मुसलमान के घर को तोड़ा जाता है तो ना अखिलेश बोलेंगे, ना कांग्रेस बोलेगी, ना बीएसपी बोलेंगी, सब खामोश बैठे रहेंगे। और अगर कोई एहतजाज बुलंद करता है, कोई सच्चाई का बयान करता है, तो उससे कहा जाता है ये मुसलमानों के वोट काटने आया, ये बी टीम है, ये फला है। बोलो ना तुम भी। मैं कह रहा हूं कि जो गोरखपुर में हुआ पाकिस्तान का झंडा नहीं था, वो एक मजहबी झंडा हम लगाते। मिलाद का जुलूस निकलता, हरा झंडा रहता है। तो क्या पाकिस्तान का झंडा है? पाकिस्तान का झंडा भी नहीं जानते, मगर नफरत फैला दी गई। और दूसरा वाकया अल्ताफ का, काशगंज का वाकया आपके सामने। एक नौजवान बच्चा है, हजरत पुलिस उसको पकड़कर थाना लेकर गई और ये बहाने लेकर गई कि उसके खिलाफ, अल्ताफ के खिलाफ एक कंप्लेंट दी गई कि वो किसी लड़की को लेकर भागा था। पुलिस लेकर जाती है और कि मैंने जाकर अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया। मैंने खुद, एक बाप कह रहा है कि मैंने अपने बेटे को ले जाकर पुलिस के हवाले किया कि कर लो आप तहकीकात। उस बाप ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की जो इन जालिम पुलिस वालों पर भरोसा कर दिया। बाप लेकर गया पुलिस स्टेशन, तो बाद में मालूम हुआ बाप को कि तुम्हारा बेटा अस्पताल में, दौड़ो भागो। बाप दौड़ता हुआ गया अपने खानदान के साथ, तो मालूम हुआ बेटा मर गया। कैसे मरा? तो बोले उसने खुदकशी कर ली पुलिस स्टेशन में। कहां पर की? तो बैतुल खला में। मैं तो गलत कहा, 2.5 फीट की नल की टूटी को उसके गले में जो हुड था उसका धागा निकालकर उस बच्चे ने अपने गले से लगाकर उसको टूटी को बनकर खुदकशी ले ली। वाह काशगंज की पुलिस, तुमको तो बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए कि 2.5 फीट की टूटी पर पानी की कोई गले का वो धागा निकालकर गले से बांधकर टूटी को लगाता है, तब भी तो उसके पैर जमीन को ही लग रहे, उसके पैर जमीन को लग रहे। कैसे मरता है बच्चा? मालूम हुआ, मैं कह रहा हूं काशगंज की पुलिस ने अल्ताफ को मारा पुलिस स्टेशन में, वो कत्ल किया, वो कातिल है तुम लोग। तुम दुश्मन हो बच्चों के, तुम दुश्मन हो। तुम्हारे पास केस आया, अरे तुम तहकीकात नहीं, तुम करना जानते हो। बच्चे को ले जाकर मार दिए और तरफ तमाशा देखिए कि उस बच्चे के बाद आप सोचिए कि आप भी अपने पेट में औलाद है, मुझे भी औलाद। वो आपका बेटा है मेरे भाई, वो आपका भाई है, वो आपका बेटा है, आपका भाई है। अगर तुम मुरादाबाद में बैठकर ये समझ रहे हो कि नहीं नहीं काशगंज में हुआ, मुझे उससे क्या करना है, अगर तुम उस बच्चे के गम को अपने सीनों में महसूस नहीं करोगे तो मुझे शक होगा तुम्हारे मुसलमान होने का। तुमको उसका दर्द महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कौन है? मोमिन वो है अगर किसी के पैर के तलवे में अगर कीड़ा लगता है तो मोमिन वो है जो अपने सीने में उसकी तकलीफ को महसूस करे।
तो ये हो गई कि उस बच्चे के बाप से सादे कागज पर अंगूठा ले लिया। और हजरत पुलिस ने, माशाअल्लाह काशगंज की पुलिस, आप यकीनन शैतान की पहली औलाद है, आप इब्लीस की पहली औलाद है। जो तुम्हारे लुत्फे में फर्क है, मैं कह रहा हूं, उस बाप को जो अपने बेटे को खो दिया, जिसको तुमने पुलिस स्टेशन में मर्डर किया, तुम उसके अंगूठे के साइन लेकर उस पर लिख देते हो कि ये बेटे के बाप ने ये लिखा है कि वो पुलिस की तहकीकात से मुतमईन है और मेरे बेटे ने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली। अरे पुलिस वालों, जिन्होंने हरकत की कि अगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा ऐसा मर जाएगा या मार दिया जाएगा तो तुम्हारे दिल पर क्या पहुंचेगा? ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। और आवाज कैसे उठती है? नहीं, हमने बोल दिया, हम भी कंडेम करते हैं उसको, 2 लाख भिजा देंगे, 3 लाख भिजा देंगे। अरे सवाल ये पैदा होता है कि जब गोरखपुर के होटल में गुप्ता साहब को पुलिस ने मारा, उनकी मौत भी हम उसका कंडेम करते रहेंगे, मगर जब गुप्ता साहब की मौत हुई तो बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुप्ता परिवार खानदान के पास पहुंच गए, बाबा पहुंच गए और गम का इजहार किया और जाकर कहा, उस गुप्ता साहब की बेवा से कहा कि आप फिक्र मत करिए, हमारी सरकार आपके साथ है। और मेरे ख्याल से उनको 50 लाख का चेक दिया, गवर्नमेंट की नौकरी दी, पुलिस के लोगों को सस्पेंड भी किया, उनको गिरफ्तार भी किया। और समाजवादी पार्टी के बहुत चाहने वाले, आपके अखिलेश ने क्या किया? गुप्ता साहब के घर गए और कहा, बहन ये 21 लाख का चेक है, ये 21 लाख का चेक है। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान जब पुलिस की कस्टडी में मरता है, अगर तो उसने खुद से खुदकशी कर ली। अगर वो मुसलमान खुदकशी कर ली और उसके बाप से झूठ से फरेब देकर अंगूठा उसका लगाकर लिख दिया जाता है, और अगर वो मुसलमान नहीं है, अरे मैं जिंदाबाद के नारे अपने नहीं लगाने वाला, सुनो मेरी बात, नहीं आप सुनो मेरी बात, मैं अपने जिंदाबाद के नारे आपसे मंगवाने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि आप जिंदा है, मैं जिंदा हूं, रसूल अल्लाह की उम्मत है, जिंदा रहने वाले। और याद रखो इस बात को, याद रखो इस बात को कि जब तक हम जिंदा हैं दुनिया आबाद है, जब हम नहीं तो दुनिया भी नहीं। याद रखो, ये मेरा फेथ है। मगर ये हाल देखिए आप कि एक मुसलमान मरता है तो कोई आवाज नहीं उठती है। क्या मेरे खून की अहमियत नहीं है? क्या मेरे नौजवान की जिंदगी की कीमत नहीं है? क्या मैं कोई गंदी नाली का कीड़ा हूं कि बैतुल खला में ले जाकर मेरे बच्चे को, बेटे को मार दिया जाता है, गुड्डी के बाजू मेरे बेटे की लाश को फेंक दिया जाता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास प्रदेश में कोई सियासी ताकत नहीं है। आपके पास मुट्ठी भर 3-4 मुसलमानों के आपके वोटों से जीते हुए एमपी एमएलए होंगे। आपके पास क़यादत नहीं है, आपकी लीडरशिप नहीं है। आप मुत्तहिद अगर हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमानों की क़यादत बनेगी। अगर अल्लाह उस अल्ताफ की रूह को, अगर अल्लाह हुक्म देगा कि बोलो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से क्या कहना है, तो अल्ताफ की रूह पुकार कि गुप्ता मरा तो हुकूमत हिल गई, मैं मर गया तो हुकूमत नाम तक नहीं लेती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, नाइंसाफी का इलाज सिर्फ रोने से नाइंसाफी का खात्मा नहीं हो, जुल्म का
काम नहीं होता। हुकूक का हक को हासिल करना सिर्फ दुआओं से नहीं होगा, बल्कि दुआ करके उसको देखना कि मेरी दुआओं में कितना असर है, मैदान में उतरना पड़ता है। और आपके पास असदुद्दीन अवैसी ये कहने के लिए आया है कि आप अपनी क़यादत को बनाइए, लीडरशिप को बनाइए। इतनी बड़ी ताकत में आप रहते। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत जुल्म हो चुका है, बहुत लोग, बहुत से माँ बाप ने अपने ख्वाबों को चूर होते हुए देखा, बहुत सी माओं की कोख उजड़ गई, बहुत से बाप का उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तुमसे वोट की भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं तुमसे सिर्फ ये भीख मांगने आया हूं कि अपनी एक सियासी लीडरशिप को बना लो, एक सियासी लीडरशिप को बना लो। तुम अगर मुझे पसंद नहीं करते कोई बात नहीं, मगर खुदा के लिए कुछ तो करो, उठो, करो मेरे भाई। याद रखो मेरी इस बात को, ये जो जुल्म का अंधेरा है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है, याद रखो। तुम मेरे एक एक बात, एक एक लफ्ज को याद रखो। ये जुल्म की अंधेरी रात बड़ी लंबी रहने वाली है। यकीनन इस अंधेरे का खात्मा उस वक्त होगा जब तुम अपने मुकद्दर के फैसले करोगे। और कैसे करेंगे आप? जब आप अपनी क़ियादत को, अपनी लीडरशिप को बनाएंगे। और जब हम मुसलमान उत्तर प्रदेश में अपनी लीडरशिप को बनाएगा तो किसी हम मजहब के खिलाफ ना थे, ना है, ना रहेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में यादवों के नेता अखिलेश यादव नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यादवों के नेता नहीं है? कहिए, आप जवाब दीजिए या नहीं है? क्या बहन जी की लीडर नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता नहीं है? क्या ओम प्रकाश राजभरों को अपने करीब करने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या अनुप्रिया पटेल कुर्मी और को अपने पास ला नहीं रही है? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? सोचिए आप। मैं अपने आप को लीडर बनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि मुरादाबाद से ऐसे लोग उठें जो खुद क़यादत करें, जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक इत्तेहाद का पैगाम दें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम देने के लिए असदुद्दीन अवैसी आपके पास आया है। अगर मेरी कोई बात आपको पसंद नहीं आती तो मैं माजरत चाहता हूं। मेरी जबान कड़वी इसलिए है क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं। मेरे जबान से निकलने वाले अल्फाज अगर आपको तकलीफ पहुंचाते हैं तो मेरा मकसद तकलीफ पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि आप सोचिए, आप एक फिक्र लेकर जाइए, अपने आप से सवाल करो मेरे भाई, अपने आप से पूछो मेरे दोस्तों, मेरी सरदार मां और बहनों, आप भी सोचिए, फिक्र करिए। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आपको भी ये फैसला लेना पड़ेगा। जब उत्तर प्रदेश में हर समाज ने अपनी अपनी क़यादत को बना लिया, अपनी लीडरशिप को बना लिया, तो आप क्यों पीछे होते हैं? और कोई कहेगा कि क्या हमने मुरादाबाद से मोहतरम जनाब एसटी हसन को एमपी नहीं बनाया? कोई कहेगा कि क्या असदुद्दीन अवैसी तुम्हारे हैदराबाद से आए हुए एक क्रिकेटर को हमने एमपी नहीं बनाया? मेरे भाई, आपने एमपी बनाया, आपने कायद नहीं बनाया। आपने किसी को एमपी बनाया, किसी को नेता नहीं बनाया। आपने एमपी बनाया मगर अपनी लीडरशिप को जमीन पर पैदा नहीं किया। आपने किसी को एमपी एमएलए जरूर बनाया मगर वो आपकी तकालीफ को, आपके जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूं। मेरे पास एक तस्वीर जिसमें हमारे एमपी डॉक्टर साहब एसटी हसन साहब की तस्वीर मेरे पास है कि डॉक्टर एसटी हसन, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, एक समाजवादी में है मगर इंफरादी तौर पर बड़ी इज्जत करता हूं। जब मैं तस्वीर देखा तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तस्वीर में क्या है
कि डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं और एक कुर्सी पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के एमपी प्रोफेसर राम गोपाल यादव साहब पैर पर पैर डालकर बैठ रहे हैं और डॉक्टर साहब खड़े होकर उनको कागज दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस तरह की बेइज्जती हम बर्दाश्त करेंगे? आप सोचो, मेरी नहीं, कोई कहेगा ये जज्बाती तकरीर कर रहा है, आप सोचो। जब तस्वीर को देखा तो बड़ी तकलीफ हुई। वो कुर्सी बैठा है पैर पर पैर डालकर और मुरादाबाद का मुसलमानों का एमपी खड़े होकर उसको कागज दे रहा है, देख भी नहीं रहा है डॉक्टर साहब की तरफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तुम कहेगा लीडरशिप? अगर असुद्दीन अवैसी होता तो प्रोफेसर राम गोपाल का हाथ पकड़ के कहता, उठो प्रोफेसर, आंख में आंख डाल के बात करेगा। ये मिजाज पैदा करना पड़ेगा आपको, इस मिजाज में तब्दीली पैदा करना पड़ेगा। हम गुलामी नहीं करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, बराबरी का हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अफसोस इस बात का है कि तुम प्रोफेसर राम गोपाल हो, तुम प्रोफेसर हो, तुमको उठना गवारा क्यों नहीं हुआ? उठ जाते, हाथ मिला लेते, मगर नहीं। दिखाना यह था कि हम लीडर हैं, तुम गुलाम हो। हम लीडर हैं, तुम खड़े रहोगे, हम बैठोगे। नहीं मुरादाबाद के मुसलमानों, नहीं उत्तर प्रदेश के गयूर मुसलमानों, अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम इनके लिए कुर्सी नहीं डालेंगे, हम इनके सामने हाथ झुकाकर नहीं खड़े रहेंगे। हम इनको अगर बिठाएंगे तो पहले हम बैठेंगे, इसके बाद ये बैठेंगे इंशाअल्लाह। और आप मिजाज देखिए प्रोफेसर राम गोपाल का, प्रोफेसर राम गोपाल यादव का मिजाज। सत्ता नहीं है, इख्तिदार नहीं है, अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं है, मगर इतना गुरूर, इतना अहंकार है कि इख्तिदार नहीं है मगर बता क्या रहे हैं मुसलमानों को मुरादाबाद के। दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है, ये बेइज्जती मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये बेइज्जती मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। ना मैं किसी के सामने किसी से इस तरह का बर्ताव करता हूं। हम हैदराबाद में दारुस्सलाम में बैठते, लोग आते हमसे बात करते, अगर कोई देना चाहता तो खड़े हो जाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुरादाबाद के मेरे गयूर नौजवानों, अपनी फिक्रों में तब्दीली पैदा करो। आप कब तक डरते रहेंगे? मजलिस इलेक्शन लड़ेगी, मजलिस इलेक्शन लड़ेगी तो बीजेपी आ जाएगी। मैं इसका जवाब दे रहा हूं अब आपको। मेरे इस दलील का, मैं जो मुद्दा यहां पर उठा रहा हूं, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं। 2014 के पार्लियामानी चुनाव में बीजेपी जीत गई, मोदी प्रधानमंत्री बन गए। क्या किया अखिलेश यादव? 2017 के असेंबली के इंतखाबात, कांग्रेस और अखिलेश मिल गए तो एक गाना चलता था उस जमाने में कि यूपी को इन लड़कों का साथ पसंद है, और जीत गए मोदी। 19 का चुनाव आया तो बहन जी और अखिलेश मिल लिए, सिर्फ 15 सीट जीते। मां बाकी पार्लिमानी निशिस्त पर बीजेपी कामयाब हो गई। आप कब तक अपने वोट को खराब करेंगे? बीजेपी को रोकना जरूरी है, मगर क्या बीजेपी को रोकना मुसलमानों की जिम्मेदारी है? अच्छा, हैरत की बात यह है कि अगर मुसलमान ये सेकुलर पार्टी को वोट नहीं दिया तो बोलेंगे मियां अगर तुम वोट डिवाइड होगा बीजेपी आ जाएगी, और अगर यादव बीजेपी को वोट देगा तो बोलेंगे
हाँ छोटा भाई है, गया होगा हम बड़े भाई। ये क्या है बताइए आप, ये क्या है बताइए आप। आपका वोटर बीजेपी को नहीं नहीं छोटा भाई है, गया है, हम तो बड़े भाई हैं, आपके साथ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को रोकना जरूरी है और हमने भी कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यह है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने। दोबारा इंशाअल्लाह ताला योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ना बने, ये मजलिस की कोशिश है। मगर मजलिस की कोशिश ये भी है कि मजलिस के उम्मीदवार कामयाब हो, मजलिस के एमएलए कामयाब हो। लोग बोलेंगे असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे अगर 10-20 इंशाअल्लाह एमएलए कामयाब हो गए तो क्या करोगे? मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि भारत की पार्लियामेंट में 300 बीजेपी के एमपी हैं और मजलिस के 2 एमपी हैं, और जब 2 खड़े हो जाते तो पार्लियामेंट के दोनों दीवार हिल जाते। मेरे दोस्त, तादाद काम नहीं करती फिरौन से मुकाबला करने के लिए, तादाद काम नहीं करती नमरूद से मुकाबला के लिए, तादाद काम नहीं किया बदर के मैदान में, तादाद में काम नहीं किया मुवत्ता के मैदान में। क्या काम करती है इखलास, और इखलास कब पैदा होगा? जब रब्बे करीम से मोहब्बत और खौफ होगा। अगर तुम तादाद को देखते रहोगे तो क्या करोगे? याद रखो, अगर यही हमारी सोच रही तो आइंदा 20 साल में तुम अपने घर के दरवाजों को बंद करके बैठ जाओगे। मेरे घुटन नहीं महसूस करना, सांस लो, ख्वाब देखो कि जब दूसरे बिरादरियों के लीडर हैं, नेता हैं, तो हो सकता लीडरशिप बनाओ, ख्वाब देखना शुरू करो। मैं तुमसे जो ख्वाब की बात कर रहा हूं, मुरादाबाद के मेरे गयूर नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी सरदार मां और बहनों, मेरा ख्वाब ये नहीं है कि तुम आसमान पर जाकर तारे तोड़कर लाओ, या चांद की मट्टी लेकर आओ, या समंदर की खाक में जाकर वहां से उसकी खाक उठाकर लाओ। मेरा ख्वाब यही है कि भारत के मुसलमानों की लीडरशिप हो, जिस तरह राजपूतों की है, ठाकुरों की है, दलितों की है, यादवों की है, कुर्मियों की है, राजभरों की है, अरे कुशवाहा की है, कुर्मियों की है, ब्राह्मणों की है। अगर किसी की लीडरशिप इस मुल्क में नहीं है तो मुसलमानों की कोई लीडरशिप नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही ख्वाब को लेकर भारत के कोने कोने में फिरता हूं, यही ख्वाब को पूरा करना चाहता हूं, और उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। पहले भी आया था, अब भी, और जब तक रब्बे करीम जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। आपका ख्वाब आपको याद दिलाता रहूंगा, इस ख्वाब को पूरा करना। मैं जाने वाला नहीं हूं, जाऊंगा एक दिन जमीन की ग़िज़ा बनूंगा, मगर जब तक जमीन अपने हक के लिए लड़ता रहूंगा, अपनी उम्मीदों को, अपने ख्वाबों को पूरा करता रहूंगा। मेरे अजीज और बुजुर्गों, और फिर आप देखते हैं कि यहां पर मुरादाबाद में आप देखते हैं कि जो कोई वो कहती है कि हम गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मोहतरम अखिलेश यादव, 5 साल तुम्हारी सरकार रही, तुमने मुरादाबाद डिवीजन में गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी बना देते, नहीं बना पाए। पूरे मुरादाबाद
के लिए बरेली जाना पड़ता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, और सब बोलेंगे अखिलेश को 5 साल मिले तो अब आकर कहेंगे हमको बस नहीं थे 5 साल, और 10 साल दे दो। अरे भाई तुमने 5 साल में नहीं किया। यहां से रोड जाती उत्तराखंड को, माशाल्लाह से रोड नहीं, खड्डे नजर आते। अगर बाबा से जाकर पूछेंगे तो बाबा बोलेंगे नाम बदल दूंगा, खड्डों की बात मत करो। यहां पर अखिलेश की सरकार थी, आपने क्या किया बुनकरों के बारे में बताओ। हमारे अंसारी भाई के पावर लूम के बारे में तुमने क्या किया बताओ। आज वो पावर लूम, उसका बरखी, उसका बिजली का बिल 1000 गुना योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बढ़ा दिया। आज वो पावर लूम और बुनकर परेशान है। कुरैश बरादरी के लोग जिनका रिवायती कारोबार है, स्लॉटर हाउसेस को आपने नहीं खोला, लाइसेंस नहीं, आप बाबा की सरकार आई पूरा। आप बताइए, आपने तो वोट दिया था ना, ये इस पर क्या हुआ। गंदा पानी आता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन तमाम चीज पर आप गौर करिए, एक अच्छा फैसला लीजिए। जमहूरियत में अवाम जो फैसला लेती है करते हैं। लोग आपसे पूछेंगे कि ओवैसी ने हैदराबाद में क्या किया, उसके साथ एमएलए है, वो तो गवर्नमेंट नहीं बनाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं ना कोई मंत्री बनूंगा ना कोई संतरी बनूंगा। मैं एक मर्द मुजाहिद की तरह गरीब और मजलूम आवाम के लिए लड़ता रहूंगा। हमने हैदराबाद में क्या किया, हमारे मजलिस के पूछते क्या किया, सुनो, लंबी फहरिस्त है। मजलिस में 7 एमएलए, हमने तेलंगाना में वहां के चीफ से 6.5 साल पहले मुलाकात की और उनसे कहा कि आप मुसलमानों के मयार को बुलंद करिए, स्कूल खोलिए। आपको खुशी होगी कि तेलंगाना में, हैदराबाद में 6ठी जमात से लेकर 12वीं जमात तक गवर्नमेंट स्कूल खोलती है, जिसमें बच्चों का पढ़ाई, कपड़े, खाना, उनका तमाम का इंतजाम है। बच्चियों और बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल हमने खोला। आपको जानकर खुशी होगी कि उस रेजिडेंशियल स्कूल में 60,000 मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां फ्री में पढ़ती हैं। 60,000 पढ़ती हैं। हमको मिनिस्टर नहीं बने, खाली कितने 7 एमएलए हैं। हुकूमत जानती है कि 7 है, मगर इनके साथ पूरा मुसलमान है, इनकी बात को सुनना पड़ेगा। 7 एमएलए हमने स्कूल खुलवा दिए। अब उस स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस का एग्जाम होता, एंट्रेंस का एग्जाम होता, इतने मियारी तालीम उसमें दी जाती है। ये काम क्यों नहीं हो सकता? ये काम होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। आपको मालूम, मुसलमान सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कम पढ़े लिखे हैं, खवातीन सबसे ज्यादा कम पढ़ी लिखी हैं। क्या आपको नहीं मालूम? मुरादाबाद के तमाम जिम्मेदारों को मालूम होना चाहिए कि सबसे कम ग्रेजुएट 2% उत्तर प्रदेश में मुसलमान है। हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मुसलमान का है। ये क्या हो रहा? इस पर बात नहीं होगी, जिना पे बात होगी, इस पे बात नहीं होगी। ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे मैं काटने के लिए नहीं, मैं अपना हक लेने के लिए आया हूं।
और हक दिला के रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बात तालीम की आई तो यो हमारे वजीर आजम जनाब श्री नरेंद्र मोदी ने वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई हमारे पास मुसलमान का बात मत करो। मेरे भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम, जिस मदरसे में असली तालीम को पढ़ाया जाता है, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंसेस को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 टीचर की तनख्वाह देती है। कितने? 4 टीचर की तनख्वाह। और अगर वो ग्रेजुएट हैं तो 6,000, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 12,000। आपको जानकर तकलीफ होगी कि पिछले 5 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार ने मदरसा मॉडर्नाइजेशन में 50,000 टीचरों को तनख्वाह नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि उन मदरसों में मुसलमान बच्चे और बच्चियों को इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर सिखाया जा रहा था। ये नरेंद्र मोदी की मुसलमानों से ताल्लुक से मोहब्बत और नफरत है। आप फैसला करो। 50,000 टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली। अब कोई पूछेगा कहां से लाए तुम? तो जाओ, हमारी एक बहन है इस्मत आरा ने वायर के वेब पोर्टल पर इस न्यूज को लिखा कि 50,000, जिसमें एक हिंदू ब्राह्मण पंडित है जो इस मदरसे में, गाजियाबाद के मदरसे में जाकर बच्चियों को हिंदी सिखाते हैं, वो पंडित जी कह रहे हैं कि मुझे 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली। मेरा बकाया जो मोदी जी देना है 7 लाख रुपए देना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पर कोई बात नहीं होगी, इस पर कोई बात नहीं करेगा। मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि इन मसाइल पर गौर करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा तो यकीनन जुल्म का खात्मा होगा, जालिम हारेगा, मजलूम को अल्लाह इज्जत से नवाजेगा। जो लोग आज इख्तिदार पर बैठकर अपने आप को वक्त का फिरौन, वक्त का नमरूद, और जिनके पास दौलत है वो समझ रहे हैं कि मेरे पास कानून का खजाना है। जो जिसके पास इख्तिदार है वो समझ रहा है कि मेरे पास शद्दाद की जन्नत है। तो याद रखो, ना फिरौन की हुकूमत, ना नमरूद की ताकत, ना कानून का खजाना, ना शद्दाद की जन्नत उसके काम में आई। हमको सिर्फ हरकत करना है, तब्दीली पैदा करना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, मजलिस को कामयाब करिए और उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व